आज एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन अभी चली रही है। डॉक्टर्स अभी गुस्से में हैं और पब्लिक में भी इस केस को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और इसी गहमा गहमी के बीच में साल 1992 के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल अजमेर सेक्स स्कैंडल की फैसला 32 सालों बाद आ चुका है। 32 सालों बाद उन आरोपियों को जिनको की इस केस में एक्यूज बनाया गया था, उन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कि ये फैसला बहुत ही लंबे इंतजार के बाद आया है। 32 साल लग गए इस फैसले को आने में और उन लड़कियों को इंसाफ मिलने में जो इस केस पे ब्लैकमेल की गई, गैंगरेप की गई, जिनकी न्यूड फोटोज वायरल हुई। अजमेर सेक्स स्कैंडल में हुआ कुछ ऐसा था कि हम सभी जानते हैं कि अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह जो बहुत ही जानी मानी दरगाह है, जहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और जियारत करने के लिए जाते हैं। इस मज़ार की, इस दरगाह की देखभाल करने वाले लोग खादिम परिवार के लोग कहलाते हैं और इन खादिम परिवार के लोगों का अजमेर शरीफ में एक बहुत अच्छा रुतबा होता है। उसी खादिम परिवार से आते थे इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड सलीम चिश्ती, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती में अच्छा खासा रुतबा रखते थे। ओपन जीप्स में घूमते थे और यहाँ तक कि उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। फारूक चिश्ती अजमेर में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, वहीं सलीम चिश्ती वाइस प्रेसिडेंट था और नफीस चिश्ती यूथ कांग्रेस में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करता था। इन तीनों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाया और ये कहा जाता है कि यहाँ पर लड़कियों को बहला फुसलाकर अपना रुतबा, अपना पैसा और अपना रसूख यूज करके लाया जाता था, उन्हें बहलाया फुसलाया जाता था। लड़कियां जो सोफिया गर्ल्स कॉलेज को बिलोंग करती थी, ये सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर का एक बहुत ही रेपुटेटेड कॉलेज था। यहाँ पर कुछ ऐसी भी लड़कियां थी जो स्कूल गोइंग थी और कुछ ऐसी भी लड़कियां थी जो कॉलेज गोइंग थी। इन लड़कियों को बहला फुसलाकर, फंसाकर, अपना रसूख दिखाकर ये अपने फार्म हाउस में ले आया करते थे और फार्म हाउस में इनके साथ गैंग रेप होता था और इनकी ऑब्जेक्शनल फोटोज ये आरोपी निकाल लेते थे और इन्हीं फोटोज के थ्रू उन्हें ब्लैकमेल करते थे। उन्हें ये कहते थे कि वो और भी अपनी फ्रेंड्स को इस फार्म हाउस में लेकर के आए। फिर वो लड़की मजबूर होकर जब और लड़कियों को लेकर के वहाँ जाती थी, अपनी फ्रेंड्स को लेकर के वहाँ जाती थी, उस लड़कियों के साथ भी सेम यही प्रोसीजर वो फॉलो करते थे। उनके साथ गैंग रेप करते थे, उनकी ऑब्जेक्शनल फोटो निकालते थे, उन्हें और लड़कियों को इसमें लाने की बात करते थे और यही सिलसिला चलते चलते लगभग 100 से ज्यादा लड़कियां इस स्कैंडल में फंस गई थी। बात तब खुली क्योंकि ये साल 1992 का था। उस समय कैमरास इतने डेवलप नहीं थे। ये वही पुराना दौर था जब आपको एक कैमरा से फोटो खींच करके उस नेगेटिव को डेवलप कराने के लिए फोटो स्टूडियो ले जाना पड़ता था। इसी नेगेटिव को डेवलप करने के बाद जब ये फोटोग्राफ्स दूसरे लोगों के हाथ पड़े तो इन लड़कियों को, वो जिन के भी हाथ में ये फोटोग्राफ्स पड़े, उन लड़कियों को उन लोगों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये अजमेर में एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैकमेलिंग की चेन सी बन गई। अब धीरे धीरे ये लड़कियां जो इस स्कैंडल में फंसी हुई थी, कुछ लड़कियों ने अजमेर को छोड़ दिया और बहुत सी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। अब यहाँ पर जब इतने ज्यादा लार्ज अमाउंट में लड़कियों का सुसाइड का मामला सामने आया, तब ये स्कैंडल की बात खुली और ये वहाँ की मीडिया और अजमेर के बहुत से जर्नलिस्ट ने इनके पीछे बहुत काम किया और इन गुनहगारों को सामने लेकर के आए। इस स्कैंडल में सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्कैंडल अपने आप में इतना बड़ा हो गया था और इतना डरावना हो गया था कि अजमेर में जब लड़कियों के जो पेरेंट्स थे वहाँ पर ये बताने में शर्म फील करते थे कि वो अजमेर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उस समय इस स्कैंडल का पता सबको था कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां अजमेर स्कैंडल में फंसी हुई हैं और लड़कियों की शादियों की दिक्कत होने लगी। जब भी कोई लड़की का रिश्ता अजमेर से आता था उसे या तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाता था या फिर ये वेरीफाई करने की कोशिश की जाती थी कि ये पर्टिकुलर लड़की जिसका रिश्ता हमारे पास आया है इस अजमेर सेक्स स्कैंडल में फंसी हुई तो नहीं है। ये हाल था वहां पर अजमेर में उस समय लड़कियों का। लड़कियों की प्लाइट को आप समझिए किस तरह के ट्रॉमा से होकर के गुजरी होंगी। हालांकि कुछ लड़कियां अपनी लाइफ में सेटल भी हो गई होंगी, लेकिन फिर भी एक ऐसा भयानक दौर उन्होंने देखा होगा
जिससे उनकी लाइफ बिल्कुल ट्रॉमेटाइज हो गई होगी और आज भी उनके मन में उस इंसिडेंट की कितनी बड़ी और कितनी बुरी इमेज होगी। फिर भी इस फैसले को आने में 30 साल से ज़्यादा का समय लग गया। यहाँ पर ये आरोपी अजमेर की गलियों में खुलेआम घूमते रहे, कुछ बेल पर भी रहे और कुछ को छोड़ भी दिया गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ब्लैकमेल के इंसिडेंट पे जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था फारूक चिश्ती ने सिर्फ 6 साल की सजा काटी। इस 6 साल की सजा काटने के बाद में वो कोर्ट में अपने आप को मेंटली अनफिट साबित करने में केपेबल रहा और कोर्ट ने उसको 6 साल में ही बरी कर दिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर की जाती है, क्या पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि ये सारे जितने आरोपी वो यूथ कांग्रेस को बिलोंग करते थे और कांग्रेस की ही गवर्नमेंट उस समय हुआ करती थी और परिवार एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली होने की वजह से कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक भी रहा होगा। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक इंडिविजुअल, एक सिटीजन, एक लड़की सिर्फ वोट बैंक की तरह बिहेव करती है? उनके वेलफेयर पे, उनके मेंटल स्टेट पे, उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी या वो गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है? क्यों नहीं कांग्रेस ने आगे बढ़ करके उन सारे विक्टिम्स को सजा दिलाने की कोशिश की? जो इंसान यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए केपेबल है, फिट है, इतनी सारी लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए मेंटली फिट है, जब उसे जेल भेजा जाता है, उसे अपनी करतूतों की सजा दी जाती है, तो वो मेंटली अनफिट कैसे हो जाता है? और ये चीज़ वो कोर्ट में साबित भी कर लेता है। ये बहुत बड़ी आयरनी है। ये सिर्फ इस केस में नहीं हुआ है। और हमारे देश में सबसे बड़ी टेंडेंसी ये है कि जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है तो यहाँ पर विक्टिम ब्लेमिंग पर लोग उतर आते हैं। और 1992 का अजमेर सेक्स स्कैंडल हो, यहाँ पर भी लड़कियां ही जो कि विक्टिम थी वो ही सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। साल 2012 में निर्भया जैसा जब केस हुआ, यहाँ पर निर्भया के साथ कितनी ज़्यादा ब्रुटैलिटी की गई, लेकिन तब भी लोग उसे यही क्वेश्चन कर रहे थे कि वो इतनी रात में क्यों निकली, वो खाली बस में क्यों बैठी, वो किसके साथ गई थी, वगैरह वगैरह क्वेश्चन लोग करते रहे। और वही हो रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ। जब उनका रेप और मर्डर हुआ और उनकी बॉडी फाइंड आउट की गई, वहां पर भी एफआईआर करने में देरी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी, ये मेंशन भी किया कि पुलिस ने एफआईआर बॉडी को डिस्पोज करने के बाद क्यों की, मतलब बॉडी के अंतिम संस्कार के बाद क्यों एफआईआर की गई, जब आपको पता चल गया था कि इनके साथ मर्डर और रेप किया गया है। तो उसकी पहले एफआईआर करनी चाहिए, तो उसका डिटेल पोस्टमार्टम करना चाहिए था, सीन ऑफ क्राइम को सील करना चाहिए था, जबकि उस सीन ऑफ क्राइम को भी सील नहीं किया गया। लोग अंदर बाहर आते जाते रहे और बराबर उस बॉडी को देखते रहे, उसके आसपास घूमते रहे। कई सारे एविडेंस ऐसे रहे होंगे जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अगर आप आज की डेट में पूछो तो एक नॉर्मली अवेयर इंसान को भी ये बात अच्छे से पता होगी कि क्राइम सीन को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है ताकि वहां पर मौजूद एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाएं, क्योंकि आने जाने पर रोक नहीं लगाई गई। तो मेरा सिर्फ यही एक सवाल है कि जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक और अपने पॉलिटिकल करियर से ऊपर क्यों नहीं आ पाती? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी स्टेट में कोई भी सरकार हो, वो सबसे ज़्यादा आउटशाइन तभी करेंगे जब वो इस तरह की इंसिडेंट पर विक्टिम को पूरा सपोर्ट करेंगे, विक्टिम की फैमिली को पूरा सपोर्ट करेंगे, अनबायस्ड डिसीजन लेने में, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यही तो उनका काम है। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन ऐसे सेंसिटिव केसेस में की जाए। अगर ऐसा किया जाए, क्योंकि कोर्ट मजबूर है, कोर्ट के पास अगर एविडेंसेस नहीं मौजूद होंगे तो कोर्ट किसी भी तरह की सज़ा नहीं दे पाएगी। ये पुलिस का और वहाँ की स्टेट का काम है कि ताकि कोई भी केसेस होते हैं तो उसको उतनी ही सेंसिटिविटी से और उतने ही फास्ट ट्रैक तरीके से डील किया जाए। ये डॉक्टर के केस की गहमागहमी बनी हुई है, तभी वहीं बदलापुर में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया जहां पर किंडरगार्टन की एक लड़की जो 3.5 से 4 साल की रही होगी, 16 अगस्त को जब अपने स्कूल जाने से मना किया तब उसकी माँ ने ये पूछने की कोशिश उससे की कि वो क्यों नहीं स्कूल जाना चाहती है। तो उसने ये बात अपनी माँ से शेयर नहीं की, लेकिन उस लड़की से बहुत ज़्यादा पूछा गया तब उसने अपने भाई को ये बात बताई कि वहाँ पर किंडरगार्टन स्कूल में वहाँ का जो स्कूल का एक अटेंडेंट था, उसने उसके साथ वॉशरूम में
उसको मोलेस्ट किया। यही नहीं, इसी किंडरगार्टन की एक और लड़की के साथ उसने मोलेस्टेशन किया है। इस इंसिडेंट को लेकर भी लोग बदला पुलिस स्टेशन में इकट्ठा हो गए और वहां पर चक्का जाम कर दिया। उनका ये कहना था कि अगर इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें होंगी, जो अभी अपना ठीक से शायद नाम भी नहीं बता सकती हैं, अपने माता पिता का भी नाम नहीं बता सकती हैं, कोई ऐसी जगह नहीं गई थी, बच्चियां स्कूल गई थी, बच्चियां कहाँ सेफ हैं। ये जितने भी सारे इंसिडेंट है, इसमें तो आप चलो विक्टिम ब्लेमिंग कर भी दोगे कि इन लड़कियों की गलती है कि उनको इस तरह से इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन 3.5-4 साल की बच्चियों की क्या गलती थी? और क्यों नहीं इन अपराधियों को डर लगता है? क्योंकि इस कोलकाता केस की गहमा गहमी पूरे देश में चल रही है और इसका सबको पता है, फिर भी ये अपराधी नहीं डर रहे हैं। और ये है सिर्फ और सिर्फ हमारे लीगल प्रोसीजर की वजह से। किस तरह से एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, किस तरह से डिले इन जस्टिस किया जाता है, प्रोसेस ठीक से फॉलो नहीं किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती है, नेता आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि जो लड़की इस इंसिडेंट में फंसी है या इन चीज़ों से गुजर रही है, वो कितना मेंटली ट्रॉमेटाइज हो चुकी होगी। लड़कियां इसमें अपनी मेंटल स्टेट को गवा बैठती हैं और कुछ अपनी जान से ही हाथ धो बैठती हैं। यहाँ पर सवाल सिर्फ सिस्टम से ये है कि कब वो दिन आएगा, ऐसा इंसिडेंट होता है तो फुल फ्लेश तरीके से उस स्टेट की गवर्नमेंट या सेंट्रल की गवर्नमेंट या चाहे वो CBI हो चाहे वो पुलिस हो, फुल फ्लेश तरीके से इसको सॉल्व करने में लग जाएगी। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ना करने के बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। उन विक्टिम्स को इंसाफ दिलाया जाएगा जल्दी से जल्दी, ताकि उनकी जिंदगियां वो ट्रॉमा ना झेलें जिस तरह का ट्रॉमा आज तक वो झेलती आई है। ऐसा जल्दी नहीं किया गया तो पब्लिक कोई ना कोई स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि कॉमन पब्लिक को, कॉमन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने साथ जस्टिस की उम्मीद रहती है और उसी का इंतजार रहता है। किसी भी स्टेट की हो, अगर ऐसा कोई सेंसिटिव केस होता है तो यहाँ पर अथॉरिटीज को ये बात समझनी होगी, ऐसे सेंसिटिव केसेस में किसी भी तरह का लूप होल ना छोड़ा जाए, ब्लेम गेम ना किया जाए, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी कल्प्रिट को सजा दिलाई जाए और विक्टिम को इस ट्रॉमा से निकाला जाए, ताकि विक्टिम अपनी एक नई लाइफ को लीड कर सके। क्योंकि यहाँ पर विक्टिम की कोई गलती नहीं होती है, जैसे कि अजमेर के स्कैंडल में हुआ, चाहे जेकर की डॉक्टर के स्कैंडल में हुआ। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहे हैं जहाँ पर विक्टिम की गलती नहीं है। और वी एज ए सोसाइटी में हमारी जिम्मेदारी है कि विक्टिम को कभी ब्लेम ना करें, विक्टिम की शेमिंग ना करें, वो सपोर्ट करें और उनको सोसाइटी में फिर से इंडल्ज करने की कोशिश करें।